हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल अर्थात आदिकाल के नामकरण की समस्या, जिस पर हिंदी साहित्य के विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, अपना व्याख्यान देने जा रही हूं। किसी भी काल के नामकरण को समझने के लिए उस काल की परिस्थितियों और उस काल के साहित्य की प्रवृत्तियों पर विचार करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण को करने वाले विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत प्रस्तुत करते समय इस काल की परिस्थितियों को और इस काल की प्रवृत्तियों को आधार बनाया है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण में सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस प्रारंभिक काल को चारण काल का नाम दिया। स्वाभाविक था, चारण काल नाम देने के पीछे उनका मंतव्य था कि इस काल में चारणों और भाटों के द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो साहित्य लिखा गया उसको उन्होंने आधार बनाया था। चूंकि डॉक्टर ग्रियर्सन का यह प्रथम प्रयास था, इसलिए यह स्तुत्य प्रयास है, लेकिन इस नामकरण को हम स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में इस काल को प्रारंभिक काल या आदिकाल का नाम दिया। आदिकाल नाम चूंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, मानव स्वभाव की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है, अतः बाद में मिश्र बंधुओं से प्रेरणा लेकर ही डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल का नाम दिया। महत्वपूर्ण और सर्वप्रमुख मत डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का है, जिन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल का नाम देते समय वीर गाथा काल के आधार माने जाने वाले 12 ग्रंथों को प्रमुखता दी, और जिसका मूल कारण था वीर रस की प्रधानता इस काल के साहित्य में पाई जाती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया उसमें खुमान रासो, जिसकी रचना दलपति विजय ने संवत 1180 से 1205 के बीच की थी। दूसरा बीसल देव रासो, जिसके लेखक हैं नरपति नाल और संवत है 1292। पृथ्वी राज रासो, जिसकी रचना चंद ने की थी। हम सब ये जानते हैं कि ये इतनी प्रसिद्ध रचना है जिसमें चंद ने पृथ्वीराज चौहान के शौर्य का, वीरता का और जीवन से लेकर मृत्यु तक का विस्तृत वर्णन किया है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार ने रचा जय मयंक जस चंद्रिका, जिसके लेखक मधुकर कवि हैं। खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो को एक प्रकार से हिंदी साहित्य की, हिंदी भाषा के प्रारंभिक कर्ताओं में माना जाता है। और विद्यापति की पदावली, विद्यापति जो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, उसकी पदावली को भी यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थान दिया है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह भट्ट की रचना है। हमीर रासो शारंगधर द्वारा रचित 1357 की रचना है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं भी विद्यापति के द्वारा रचित हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहते समय इन रचनाओं को भी अपने 12 ग्रंथों में आधार ग्रंथ बनाया। लेकिन जैसा कि स्वाभाविक है, हम वीर गाथा काल नाम से हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को संबोधित नहीं कर सकते। उसके विरोध में भी कुछ तर्क हैं। वीर गाथा काल नाम देने से अन्य ग्रंथों की उपेक्षा होती है। विपुल धार्मिक ग्रंथों की रचना, जो कि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य जो रचा गया इस काल में, उसको यहाँ उचित स्थान नहीं मिल पाया है। जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया गया उनमें अंतिम 4 अपभ्रंश की रचनाएं हैं। ऐसा करने से समस्त अपभ्रंश साहित्य को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता था। चौथा विरोध, खुसरो और विद्यापति तक इसका विस्तार नहीं किया जा सकता। इस काल के साहित्य में सिद्धों और नाथों को कोई स्थान नहीं दिया गया, जो कि अनुचित है। विसल देव रासो, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन ग्रंथों में स्थान दिया है, वास्तव में वो श्रृंगार परक रचना है, वीर रस की रचना नहीं है। वीर गाथा काल नाम इस काल की के उत्कृष्ट लौकिक साहित्य जो फुटकर रचना इस काल में की गई थी उसकी भी उपेक्षा कर देता है। तीसरा मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिन्होंने इस प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा। उन्होंने अपने मत के समर्थन में जो कुछ कहा वो इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम देना इसलिए सार्थक है क्योंकि इस नामकरण के द्वारा इस युग के प्रारंभिक सूचना और संवेदना का भाव समाहित है। यही वह काल है जहां इतिहास का प्रारंभ हमें दिखाई देता है। आदिकाल का नामकरण करके द्विवेदी जी ने वीरस प्रधान, लौकिक, धार्मिक और फुटकर रचनाओं को भी स्वाभाविक रूप से इस नामकरण में समाहित कर लिया है और किसी एक पक्ष और प्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया है। आदिकाल नाम देने से इस युग की समस्त प्रवृत्तियों इस साहित्य में सम्मिलित किया जा सकता है। इससे किसी भी प्रवृत्ति की उपेक्षा नहीं होती, जो कि महत्वपूर्ण बात है। सिद्ध सामंत युग, अगला मत डॉक्टर राहुल सांस्कृतायन का है। डॉक्टर राहुल सांस्कृतायन ने इस युग को सिद्ध सामंत युग कहा। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में 2 बातें कही, सिद्धों की वाणी और सामंतों की प्रशंसा। उनका मानना था कि इस काल में 84 सिद्धों द्वारा रचित रचनाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। दूसरा, सामंतों की प्रशंसा में, स्तवन में जो साहित्य लिखा गया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इस काल के इस नामकरण को भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धों की वाणी एकदम रुक्ष थी और निवृत्ति मूलक है, जिसमें हम जैन साहित्य को सम्मिलित नहीं कर सकते। दूसरी बात, इस नामकरण से इस काल की अन्य प्रवृत्तियों की उपेक्षा होती है। राहुल जी ने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी भाषा को एक ही माना, जो कि तार्किक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि यह काल अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति और हिंदी की रचनाओं का प्रारंभ का एक संक्रमण काल था। अतः दोनों भाषाओं में लिखी हुई दोनों रचनाओं को हम एक नहीं मान सकते। चारण काल और संधि काल,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल और संधि काल का नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण और भाटों की रचनाओं के आधार पर, जैसा कि स्वाभाविक है, वीरस प्रधान वीर गाथात्मक साहित्य इस काल में लिखा गया, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन जिन चारण और भाटों की रचनाओं के आधार पर इस काल को हम चारण काल कहते हैं। अपने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहीं भी चारणों और भाटों का अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में उल्लेख नहीं किया है। अपभ्रंश की समाप्ति और हिंदी के उद्भव के कारण दो भाषाओं के मिलन बिंदु के आधार पर इस काल को उन्होंने संधि काल कहा था। डॉक्टर वर्मा ने वीर गाथाओं के आधार पर इस काल को चारण काल का नाम दे दिया, जबकि इस काल के कवियों और चारण कवियों की संख्या हमें नगण्य दिखाई देती है, इसलिए हम इस काल को चारण काल का नाम देना भी उचित नहीं समझते, यानी सर्वमान्य मत ये नहीं माना जा सकता। अगला मत है डॉक्टर महावीर प्रसाद बेदी ने इस काल को बीज वपन काल कहा। बीज वपन काल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजारोपण की आहट हमें इस नाम से होती है। वास्तव में इस काल में एक सुदीर्घ परंपरा हमें साहित्य लेखन की दिखाई देती है, इसलिए इस काल को हम बीज वपन काल नहीं कह सकते। ऐसा नाम देना साहित्य की परंपरा और इतिहास को नकारना होगा, और साहित्यिक प्रवृत्तियों की विविधता को देखते हुए भी इस काल को हम बीज वपन काल नहीं कह सकते। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने इस काल को अंधकार काल कहा है, और इस काल का जो नामकरण है अंधकार काल, वास्तव में हमें इस काल की समस्त प्रवृत्तियों, समस्त साहित्य, जो विपुल साहित्य, वैविध्यपूर्ण साहित्य हमें यहाँ दिखाई देता है, उसकी उपेक्षा सा करता दिखाई देता है। अनेक अनुसंधान और शोधों से इस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों तथा काव्य सामग्री पर आज तक इतना प्रकाश डाला जा चुका है, इतना काम हो चुका है कि हम इस काल को अंधकार काल का नाम देना उचित नहीं समझते। अब बात आती है कि हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को आदिकाल ही क्यों कहा जाए। आदिकाल कह देना और विभिन्न विद्वानों द्वारा जैसे कि अलग अलग नाम दिया गया है, हमारी दृष्टि में जब हम समस्त नामकरणों पर विचार करते हैं तो आदिकाल ही सर्वाधिक उपयुक्त नजर आता है। और उसके तर्क में आचार्य हजारी प्रसाद बेदी ने जो अपने तर्क दिए हैं कि इस काल को आदिकाल कह देने से इस काल का वैविध्यपूर्ण समस्त साहित्य, चाहे वो फुटकर साहित्य हो, चाहे लौकिक साहित्य हो, चाहे धार्मिक साहित्य हो, या वीर गाथा काल का साहित्य हो, संपूर्ण साहित्य समाहित हो जाता है और अन्य नामों की अपेक्षा ये कम असंगत है। अतः इसके समर्थन में दिए गए तर्क ही अधिक ठोस हैं। इस नामकरण से इस काल की किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति की उपेक्षा नहीं होती। अतः हम विभिन्न विद्वानों के मतों के अध्ययन के पश्चात इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आदिकाल को, आदिकाल का नाम, हिंदी साहित्य के इतिहास के इस प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम देना ही उचित होगा, और अधिकांश विद्वानों ने इसे स्वीकारा है। वस्तुतः आचार्य हजारी प्रसाद बेदी का भी मत है, हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार से भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव उत्पन्न करता है कि यह काल कोई आदि मनोभाव, परंपरा, विनुर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूत साहित्य का काल है। ये ठीक नहीं है। इस काल में बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेतन कवियों का यह काल रहा, लेकिन पाठक इस अवधारणा से सावधान रहे तो यह काल कोई बुरा नहीं।